हेलो बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स ईडीयू। आज एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आ गया हूँ आपके लिए मैं। आज हम लोग फ्रिक्शन फोर्स, अभी तक हमने टेंशन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन पढ़ लिए है, अब फ्रिक्शन फोर्स पढ़ रहे हैं हम लोग। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो बचपन से फ्रिक्शन तो सुना हुआ है, चप्पल घिस जाते हैं, है ना, टायर्स वेयर आउट हो जाते हैं, तो फ्रिक्शन के कारण ये सारी चीज़ें होती है। ऊपर से जैसे एस्ट्रॉइड्स गिर रहे हैं तो वो बर्नआउट हो जाते हैं हवा में, ये सारे कारण फ्रिक्शन के होते हैं। ये पेन में पकड़ पा रहा हूँ, इसका कारण भी फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन के बिना मैं चल भी नहीं पाऊँगा, है ना। तो फ्रिक्शन एक बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। बहुत बच्चे फ्रिक्शन को एक नेगेटिव प्रोसेस से, थॉट प्रोसेस से देखते हैं, बट फ्रिक्शन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन सिनेरियो। फ्रिक्शन ऐसा कुछ भी नहीं जाता कि आपको रोक ले या आपका नुकसान पहुँचाए। फ्रिक्शन का क्या चाहते हैं हम लोग इस टॉपिक में अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ देख सकते हो एक छोटा बच्चा इसको पुल कर रहा है, तो फ्रिक्शन कुछ ऑपोजिट में लग रहा, ऐसा दिख रहा है। तो क्या फ्रिक्शन, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, फ्रिक्शन क्या ऑलवेज ऑपोजिट टू मोशन लगता है? ऑपोजिट टू मोशन लगता है कि नहीं, ये हम लोग इस टॉपिक में क्लियर आउट करेंगे। बहुत बच्चों की थॉट प्रोसेस होती है कि भाई ऑलवेज ऑपोजिट टू मोशन होता है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, हम लोग देखेंगे आगे। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक नोन एज फ्रिक्शन। सो क्यों आता है फ्रिक्शन? अगर है तो क्यों आता है? व्हाट इज़ द रीज़न, क्यों आता है? सो एक्चुअली माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जाए तो कोई भी सरफेस, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कोई भी सरफेस एग्जैक्टली स्मूथ नहीं होता। तो ऑब्वियसली दोनों सरफेस स्मूथ नहीं है, तो इनकी इर्रेगुलरिटीज़ जो होती है वो इंटरलॉक हो जाती है। जैसे ये सरफेस मैंने लिया हुआ है, ये मैंने ग्राउंड लिया हुआ है, तो इस सरफेस की कुछ इर्रेगुलरिटीज़ ऐसी है, मान लेते हैं, और इस सरफेस की कुछ ऐसी है। तो इनके बीच में जो हो रहा है इसको बोलते हैं इंटरलॉकिंग। ये जो हो रहा है इसको बोलते हैं इंटरलॉकिंग। सो द मेन कॉज ऑफ फ्रिक्शन, द मेन कॉज ऑफ फ्रिक्शन इज इंटरलॉकिंग बिटवीन इर्रेगुलरिटीज ऑफ बोथ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। रीजन क्या है? इंटरलॉकिंग बिटवीन, B/W बिटवीन होता है, बिटवीन इर्रेगुलरिटीज ऑफ बोथ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, बोथ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। तो जो भी दो सरफेस कॉन्टैक्ट में है उनकी इर्रेगुलरिटीज इंटरलॉक हो जाती है। इंटरलॉक होने के कारण फ्रिक्शन क्रिएट होता है, क्योंकि आप इंटरलॉक जब ब्रेक करना चाहोगे तो ये अपोज करेगा ब्रेकिंग को। तो फ्रिक्शन बेसिकली होता क्यों है? ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ इर्रेगुलरिटीज बिटवीन द टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट। एवरी सर्फेस इन द यूनिवर्स इज इर्रेगुलर, सम आर मोर इर्रेगुलर, सम आर लेस इर्रेगुलर। लेस इर्रेगुलर को हम लोग ऑलमोस्ट स्मूथ मान लेते हैं, बट एग्जैक्टली स्मूथ कोई भी चीज़ होती नहीं है। 100% फ्रिक्शनलेस सर्फेस कभी होता नहीं है। देन व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑन विच फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन? तो फ्रिक्शन किस पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, किस पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हम लोग अभी। तो फ्रिक्शन क्या डिपेंड करता है? वेट पे। तो टेक्निकली वेट आपने बचपन में पढ़ा होगा तो सही होगा, बट ज़्यादा अच्छा टर्मिनोलॉजी होगा नॉर्मल रिएक्शन। जैसे आप ग्राउंड पे धक्का दे रहे हो तो आपका फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, जितना ज़्यादा धक्का दोगे उतना फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। तो वो रिएक्शन फोर्स जो है उसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। तो फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन फर्स्ट प्रॉपर्टी, नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करेगी। जितना ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होने की प्रोबेबिलिटी है। सेकेंड पॉसिबिलिटी, क्या वो दोनों सरफेस के मतलब एरिया पे डिपेंड करेगा? तो अगर मैं ब्लॉक रख दूं ऐसे, एक ब्लॉक ऐसा रख दिया 10 kg का, यहाँ कांटेक्ट ज़्यादा है, इसी ब्लॉक को मैं खड़ा कर दूं ऐसे, वही ब्लॉक है 10 kg का, तो दोनों केस में दोनों ही ग्राउंड और बॉडी वही है, तो क्या फ्रिक्शन सेम रहेगा, अलग रहेगा? तो आंसर है आपके लिए फ्रिक्शन सेम रहेगा। मतलब कांटेक्ट एरिया पे डिपेंड नहीं करता, कांटेक्ट एरिया पे डिपेंड नहीं करता। ये बहुत
इंपॉर्टेंट चीज़ें समझने वाली बात है। तो जब कॉन्टैक्ट हो रहा है तो इस वाले में कॉन्टैक्ट बड़ा दिख रहा है, फर्स्ट वाले में तो बड़ा दिख रहा है, तो ज़्यादा एरिया में फ्रिक्शन लग रहा है, मानता हूँ। बट इसका जो वेट है डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हर पार्ट पे जो एरिया का रिएक्शन आ रहा है, नॉर्मल रिएक्शन पार्शियली कम हो रहा है। बट यहाँ पर एरिया छोटा है बट नॉर्मल रिएक्शन उसी स्मॉल एरिया में ज़्यादा आ रहा है। तो ये जो एरिया ज़्यादा तो फ्रिक्शन ज़्यादा बट नॉर्मल रिएक्शन कम, और यहाँ पर एरिया कम बट नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा, तो एक दूसरे को बैलेंस आउट करते हैं और एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, डजंट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता बेटा, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करता, इसकी ध्यान रखिए आप। थर्ड प्रॉपर्टी, तो क्या ये 10 kg ब्लॉक पे डिपेंड करता है या ग्राउंड पे या दोनों के नेचर पे? तो टेक्निकली आपको लग रहा है 10 kg ब्लॉक पे डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे एक सरफेस है, वहाँ पर आप स्लीपर पहन के गए, शायद स्लिप हो रहे हो, बट शूज़ पहन के गए स्टड्स वाले, तो आप स्लिप होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। जैसे फुटबॉल में होते हैं, है ना, स्पाइक्स वाले शूज़ होते हैं, तो स्किड होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। तो यहाँ पर सिर्फ नेचर ऑफ शूज़ दिख रहा है आपको, बट वही स्टड्स वाले शूज़ स्लिपरी सरफेस में, जैसे रूम पे पोछा मार दिया तो शायद शूज़ के साथ भी स्लिप हो जाओगे। तो सिर्फ सरफेस या ब्लॉक पे डिपेंड नहीं करता, जो भी दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में, उन दोनों का एक कॉमन प्रॉपर्टी होता है जिसके ऊपर ये फ्रिक्शन डिपेंड कर सकता है, जिसको हम लोग आगे जाके कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलेंगे। तो डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ बोथ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, सिर्फ एक बॉडी पे डिपेंड नहीं करता, दोनों की बॉडीज के नेचर पे डिपेंड करता है ना। ऊपर का सरफेस और नीचे का सरफेस कैसा है, इसके ऊपर इनके बीच का फ्रिक्शन डिपेंड करेगा। ओके, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिए। तो नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ टू सरफेस पे डिपेंड करता है, और डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा वो भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो इसका डायरेक्शन क्या ऑलवेज ऑपोजिट टू मोशन होगा? नो, इसका रियल आंसर है, इसका डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज सच दैट इट इज़ ऑलवेज ऑपोजिट टू रिलेटिव मोशन। इसको समझते थोड़ा सा। अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्लॉक ले रहा हूँ, अगर ये इधर चल रहा है तो ग्राउंड पे फ्रिक्शन जो होगा वो पीछे लगेगा। फ्रिक्शन को मैं जनरली स्मॉल एफ से डिनोट करूँगा, ध्यान रखिए, स्मॉल एफ फॉर फ्रिक्शन। तो ब्लॉक ऐसे जा रहा है, बट अगर ये ब्लॉक के ऊपर मैंने छोटा सा ब्लॉक रख दिया, अब ये ब्लॉक ऐसा जा रहा है, तो फ्रिक्शन छोटे ब्लॉक पे कहाँ लगेगा? छोटा ब्लॉक को कौन चला रहा है? एक्चुअली दोनों चीज़ें कांटेक्ट में है, तो फ्रिक्शन चाहता है कि दोनों चीज़ें साथ में रहे, दोनों चीज़ें साथ में रहे। जब नीचे वाला आगे खिसकना चाहता है तो ऊपर वाला भी उसके साथ आना चाहेगा, तो इसको कौन लेके जाएगा उसके साथ? यहाँ पर फ्रिक्शन अलोंग द मोशन लगेगा ऊपर वाले ब्लॉक पे। तो फ्रिक्शन एक्चुअली किसी को रोकना नहीं चाहता। फ्रिक्शन बहुत अच्छे टर्म्स में बताऊँ और सिंपली याद रह जाए ऐसे टर्म्स में बताऊँ, फ्रिक्शन चाहता है कि दो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स के बीच में प्यार बना रहे, प्यार बना रहे, याद रखना। तो दो कॉन्टैक्ट पॉइंट जो भी है कॉन्टैक्ट में, वो साथ में रहे वो चाहता है, वो साथ में रहे वो चाहता है, वो अलग होने से मना करना चाहता है, वो अपोज करेगा अलग होने से। तो इस बॉडी पे फ्रिक्शन ऊपर लगेगा और नीचे वाले ब्लॉक पे ऑब्वियसली वो इससे दूर होना चाहता है, तो इस पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा। तो फ्रिक्शन एक्चुअली किसी को रोकना नहीं चाहता है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये मिसकंसेप्शन है कि फ्रिक्शन ऑपोजिट टू मोशन लगता है। फ्रिक्शन लगता है ऑपोजिट टू रिलेटिव मोशन। तो अलग होने की टेंडेंसी के ऑपोजिट लगेगा, अलग होने की टेंडेंसी के ऑपोजिट में फ्रिक्शन लगेगा। तो लिख लो, फ्रिक्शन एक्ट्स ऑपोजिट टू रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन के ऑपोजिट में एक्ट करेगा, और ये साथ में भी अलोंग द मोशन भी हो सकता है, एगेंस्ट द मोशन भी हो सकता है, जो आपने देखा सेकंड केस पे। छोटे बॉडी पे अलोंग द मोशन दिख रहा है, बड़े बॉडी पे एगेंस्ट द मोशन दिख रहा है। तो इसका मोशन से कोई लेना देना नहीं, रिलेटिव मोशन से लेना देना है।
वो अलग होने की टेंडेंसी को रोकना चाहता है, वो दोनों को साथ में रखने की कोशिश करेगा। रुक पाएगा नहीं पाएगा वो अलग बात है, बट वो उसका डायरेक्शन ऑलवेज ऑपोजिट टू रिलेटिव मोशन या उसकी टेंडेंसी के ऑपोजिट में होगा। तो इन पॉइंट्स को आप पॉज करके नोट कर लीजिए एक बार। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किया। किस किस रिपीट कर देता हूँ। फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, डज नॉट डिपेंड अपॉन कॉन्टैक्ट एरिया, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट, ऑल्सो फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन opposite to relative motion, friction acts opposite to relative motion. So then types of friction, कितने टाइप के फ्रिक्शन होते हैं। तो फ्रिक्शन मेजरली क्लासीफाई किया गया है, बहुत सारे क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन वगैरह वगैरह, बट हम लोग स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन दो मेजर टाइप्स पढ़ते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट, स्टैटिक मतलब रेस्ट, और रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, है ना। रियल में रेस्ट नहीं, अगर दो चीज़ें कॉमन स्पीड से चल रही है तो वो फ्रिक्शन हम लोग कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, बिकॉज दोनों का कॉन्टैक्ट है और दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो रहे, तो वो एक दूसरे के नज़रिए से स्टैटिक में है। तो स्टैटिक का मतलब यहाँ पर रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। तो ग्राउंड होता तो डेफिनेटली ग्राउंड के साथ स्टैटिक फ्रिक्शन रेस्ट ही हो जाएगा, लेकिन मोशन में हो तो भी स्टैटिक फ्रिक्शन आ सकता है। अगर दोनों सरफेसेस सेम स्पीड से चल रही हो तो भी स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का ये इंटरप्रिटेशन है कि दोनों का कॉन्टैक्ट पॉइंट अलग नहीं हो रहा है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन है। ओके, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है और कितनी होती है ये समझते हैं। ओके, तो अगर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर समझाने के लिए एक ब्लॉक ले रहा हूँ जिस पे हमने फोर्स लगाई F, जो वेरिएबल है। अब ये ग्राउंड के साथ कॉन्टैक्ट में है ना। तो ये फ्रिक्शन फोर्स को मैं पहले अप्लाइड फोर्स को मैं 0 न्यूटन लगा रहा हूँ, तो ये अलग होने की कोई टेंडेंसी दिखाई नहीं रहा, मतलब फोर्स ही लगाई नहीं मैंने अभी तक, तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। ये दोनों इंटरलॉक हो चुके हैं बट फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन फोर्स कब आएगी? जब अलग होने की टेंडेंसी दिखेगी, तो अभी कोई फ्रिक्शन फोर्स है ही नहीं। तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स का जो डायरेक्शन ऑपोजिट में आने वाला है वो 0 न्यूटन ही होगा। जब मैंने यहाँ पर 1 न्यूटन लगाया, अभी भी ये ब्लॉक चला नहीं है, मतलब मैं थोड़ा सा फुल किया लेकिन ये चला नहीं, मतलब ये फोर्स सफिशिएंट नहीं इसको चलाने के लिए, तो फ्रिक्शन फोर्स भी उतना ही अप्लाइड होगा ऑपोजिट में 1 न्यूटन। ऐसे मैंने 2 न्यूटन लगाया, अभी भी नहीं चला, तो फ्रिक्शन फोर्स भी 2 न्यूटन हो जाएगा। ऐसे में फोर्स को, अप्लाइड फोर्स को बढ़ाते गया, एक लेटस से 10 न्यूटन्स पे पहली बार ये इंटरलॉकिंग ब्रेक हो गई, पहली बार जस्ट खिसका, मतलब अपनी रेस्ट पोजीशन से पहली बार हिला, तो वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, जिसको हम लोग बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको बोलेंगे एफएस मैक्सिमम नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। और ये 10 न्यूटन जो है वेरिएबल है, इसके बाद मैं फोर्स बढ़ाऊंगा तो ये अलग हो जाएगा। अगर मैं फोर्स 12 न्यूटन कर दूं तो यहाँ पर एफ के लग जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। बट काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बदलती नहीं है, ये कांस्टेंट रहती है। तो पहली बात है स्टैटिक फ्रिक्शन को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, इसकी वैल्यू रिक्वायरमेंट के हिसाब से बदल सकती है, और ये वैल्यू 0 से लेके एक अपर लिमिट तक जा सकती है, जिसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। उसके बाद जब इंटरलॉकिंग ब्रेक हो चुकी है, तो अब आपका इंटरलॉकिंग उतना स्ट्रांग नहीं हो पाता जब मोशन में है। जब मोशन में है मतलब देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट। मोशन में होना मतलब रिलेटिव मोशन बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट, तब जो फ्रिक्शन कहलाती है उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, जो हमारा सेकेंड टाइप ऑफ फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या लिख सकते हो? नो रिलेटिव मोशन बिटवीन पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट। कोई रिलेटिव मोशन नहीं है पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट के बीच में। यहां पर रिलेटिव मोशन है, रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट। ओके, सेकेंड पॉइंट, स्टैटिक फ्रिक्शन वेरिएबल है। एंड सेल्फ एडजस्टिंग है, सेल्फ एडजस्टिंग है। व्हाट डू यू मीन सेल्फ एडजस्टिंग?
जितना रिक्वायर्ड है उतना यूज़ करेगा। अगर मैं 5 न्यूटन अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पर 5 न्यूटन आएगा, 4.7 अप्लाई कर रहा हूँ तो ये 4.7 हो सकता है। इसकी अपर लिमिट 10 माना मैंने, तो 10 तक वो कोई भी वैल्यू अचीव कर सकता है, वो अपने आप से एडजस्ट कर लेगा, उसको फ्रिक्शन फिजिक्स आती है। तो इसको साथ में रखने के लिए जो भी फ्रिक्शन फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी वो दे सकता है अगर उसके पास अवेलेबल है। 10 से ज़्यादा होगा तो उसके पास अवेलेबल नहीं है, वो अलग बात है, तब वो अलग हो जाएगा। तब जो फ्रिक्शन लगेगी वो स्लाइटली लेस होगी, बिकॉज अब एक बार इंटरलॉकिंग ब्रेक हो चुकी है तो ये फ्रिक्शन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। जब नहीं हो पाएगा, फ्रिक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा तो स्लाइटली फ्रिक्शन घटेगी और इसकी वैल्यू उसके बाद कांस्टेंट रहेगी। उसके बाद फ्रिक्शन कांस्टेंट रहेगी, अप्लाइड फोर्स भले बढ़ा दो, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगी नहीं। उस फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है? रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट करता है इसमें और फ्रिक्शन फोर्स इज कांस्टेंट, फ्रिक्शन फोर्स इज कांस्टेंट। ये फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट रहती है और रिलेटिव मोशन होती है बॉडी में। यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन में वेरिएबल होती है, इसकी अपर लिमिट तक इसकी वैल्यू वेरी कर सकती है। अपर लिमिट को हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं, अपर लिमिट को एक लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। अब इस वैल्यूज़ को कैसे निकाला जाए? तो फ्रिक्शन फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। तो जितना नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा होगा उतना फ्रिक्शन ज़्यादा आएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स को इक्वेट कर सकते हो सम कांस्टेंट इनटू एन, सम कांस्टेंट इनटू एन, ये लिख सकते हो। ये एफ, यहाँ म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अगर मैं स्टैटिक फ्रिक्शन लिख रहा हूँ तो ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, तो ये म्यू एस हो जाएगा। तो म्यू एस इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो 10 न्यूटन ला सकती है। बट 10 न्यूटन एक्ट करेगी नहीं करेगी वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा या सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतना ही एक्ट करेगा। जैसे मैं 2.7 न्यूटन दे रहा हूँ या 2.3 न्यूटन दे रहा हूँ तो 10 न्यूटन मेरे पास अवेलेबल है, बट मैं लगाऊंगा 2.3 बिकॉज रिक्वायरमेंट साथ में रखने के लिए 2.3 की है। तो ये एफ एस मैक्सिमम जो होगा म्यू एस इंटू एन है, वेयर म्यू एस एक कॉन्स्टेंट है जो डिपेंड करेगा दोनों कॉन्टैक्ट सर्फेस के नेचर पे, जो हमने पहले डिस्कस किया था। इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट, तो दोनों सर्फेस पे कॉन्टैक्ट पे डिपेंड करेगा। ऐसे ही एफ को लिख सकते हो, एफ के को म्यू के इंटू एन, वेयर म्यू के जो हो जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। सो म्यू के हो जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो म्यू के इज स्लाइटली लेस देन म्यू एस ऑलवेज। बट अगर कुछ भी मेंशन ना हो तो दोनों को सेम मान लो क्वेश्चंस के लिए। क्वेश्चंस के लिए अगर मेंशन ना हो तो दोनों को इक्वल मान लेंगे, बट रियलिटी में म्यू के इज स्लाइटली लेस देन म्यू एस। तो आप लिख सकते हो म्यू के म्यू एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू के। इक्वल टू टेक्निकली सही नहीं है, बट क्वेश्चंस के लिए आप इक्वल टू मान सकते हो, है ना। जनरली म्यू के इज स्लाइटली लेस देन म्यू एस, म्यू के इज स्लाइटली लेस देन म्यू एस, मतलब म्यू एस थोड़ा ज़्यादा होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू स्लाइटली हायर होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू स्लाइटली हायर होती है काइनेटिक फ्रिक्शन से, स्लाइटली हायर होती है काइनेटिक फ्रिक्शन से। सो ये फ्रिक्शन का बेसिक इंट्रोडक्शन है। इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे अभी, तो इसको समझने के लिए इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पर ग्राफ बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स, अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स। तो यहाँ पर ग्राफ बना हुआ है, तो आप देख सकते हो हमने पहले 1 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शन भी 1 आया, 2 न्यूटन लगाया तो 2 आया। तो ये एग्जैक्टली 45 डिग्रीज पे, ये 45 डिग्रीज पे आपका एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, बिकॉज एफ इज इक्वल टू एफ, कैपिटल एफ अप्लाइड फोर्स है, यहाँ पर एफ ए लिखा हुआ है अप्लाइड फोर्स। ये है आपका फ्रिक्शन फोर्स, दिस इज फ्रिक्शन फोर्स और ये अप्लाइड फोर्स है। तो अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू इनिशियली सेम रहती है अप टू मैक्सिमम वैल्यू नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके बाद छोटा सा डिप आता है बिकॉज इंटरलॉकिंग टूट चुकी है ना, आपके चेन्स टूट गए, तो अभी इंटरलॉकिंग उतनी स्ट्रांग नहीं हो पाती और फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है, फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। तो इस कांस्टेंट फ्रिक्शन के कारण जो फ्रिक्शन लगता है उसको एफ के से डिनोट किया है, फ्रिक्शन को काइनेटिक फ्रिक्शन, और ये आपका एफ एस मैक्सिमम है, ये आपका
एफ एस मैक्स स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, और ये आपका काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के। ओके, और ये पूरा ही स्टैटिक फ्रिक्शन है, वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द व्हाट इज द अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स जितना जितना बढ़ता जाएगा फ्रिक्शन फोर्स भी उतना बढ़ेगा अप टू ए सर्टेन लिमिट। उसके बाद अप्लाइड फोर्स और बढ़ गया तो लिमिटिंग क्रॉस कर गया तो काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ा सा कम हो जाएगा। काइनेटिक चेंज नहीं होगा लेकिन अप्लाइड फोर्स बढ़ता जा सकता है। अप्लाइड फोर्स जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन तो चेंज नहीं हो रहा है, तो आपका एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा। एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा बिकॉज नेट फोर्स बढ़ती जा रही है। एफ नेट क्या हो जाएगा? अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स डिवाइड बाय मास। अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स डिवाइड बाय मास। कोई भी बॉडी पे अप्लाइड फोर्स ज़्यादा होगी, फ्रिक्शन फोर्स सफिशिएंट नहीं है, तो डिफरेंस डिवाइड बाय मास, वही तो एक्सेलरेशन होगा। तो अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाओगे तो कभी ना कभी एक्सेलरेट हो ही जाओगे, है ना। तो ये आपकी अप्लाइड फोर्स जो है मेहनत की तरह है, फ्रिक्शन जो है आपकी आलस की तरह है। कभी ना कभी फ्रिक्शन को और कम करना ही है आपको लाइफ में, है ना। जब फ्रिक्शन को और कम कर जाओगे कभी ना कभी आप एक्सेलरेशन मोड पे आ ही जाओगे, है ना। सो आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाइए, एफर्ट्स बढ़ाते जाइए, डेफिनेटली रिजल्ट्स आपके अच्छे होते जाएंगे। सो इस ग्राफ को आप अच्छे से समझ गए आई होप, है ना। तो ये स्ट्रेट लाइन है 45 डिग्रीज पे, देन स्मॉल डिप लिमिटिंग फ्रिक्शन पे, देन कांस्टेंट फ्रिक्शन, बट अप्लाइड फोर्स इंक्रीज होती जा रही है तो आपका एक्सेलरेशन बढ़ेगा, एक्सेलरेशन बढ़ेगा। अप टू स्टैटिक फ्रिक्शन एक्सेलरेशन जीरो होगा, अप टू स्टैटिक फ्रिक्शन एक्सेलरेशन जीरो होगा। सो इन पॉइंट्स को आपने क्लियर कर लिया। अब इसको कॉन्सेप्चुअली कैसे यूज़ करते हैं कुछ टॉपिक्स में देखेंगे। तो एक छोटे से दो टॉपिक्स है, एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन बेसिकली कॉन्टैक्ट फोर्स का एंगल होता है। तो पहले एंगल ऑफ फ्रिक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो ब्लॉक है, अगर मास m का है तो यहाँ पर mg फोर्स लगा रहा है, यहाँ पर आपका नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है, यहाँ पर फ्रिक्शन आ रहा है। ओके, तो एक्चुअली नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन दोनों ही कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाती है, दोनों ही कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहलाती है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है? जो कॉन्टैक्ट के कारण आती है। मैंने बोला था नॉर्मल रिएक्शन पुशिंग एक्शन के कारण आती है, कॉन्टैक्ट होना जरूरी है। ऐसे ही फ्रिक्शन भी कॉन्टैक्ट के बिना आ ही नहीं सकता। तो फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन एक्चुअली कॉन्टैक्ट फोर्सेस है। देखा जाए तो इन दोनों को मिला के ही कॉन्टैक्ट फोर्स का रिजल्टेंट बोलते हैं या इफेक्टिव कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। तो आप कॉन्टैक्ट फोर्स को ड्रॉ करें तो फ्रिक्शन इधर लग रहा है आपका, नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा है, तो ये आपका रिजल्टेंट है। ये रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स है, रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स। और इस एंगल को मैं अगर थीटा बोलूं तो रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स का नॉर्मल रिएक्शन के साथ एंगल जो बन रहा है उसको हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। तो मैं पैरेलल वेक्टर्स को यहाँ शिफ्ट करता हूँ तो फ्रिक्शन यहाँ भी बना सकता हूँ। तो tan थीटा इज f अपॉन n, f अपॉन n। इसको हम कहेंगे इस थीटा को tan इनवर्स f बाय n। अगर f की वैल्यू मैक्सिमम है तो म्यू इंटू n होगी, तो n और n कैंसिल होकर म्यू हो जाएगा, वो अलग बात है। ओके, तो tan थीटा इक्वल टू म्यू इंटू n बाई n इफ f मैक्सिमम हो रहा है तो स्टैटिक में, है ना। तो n कैंसिल होके थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू दिखेगा। तो ये जो tan इनवर्स म्यू आया है ये कब आएगा? जब फ्रिक्शन मैक्सिमम लग रहा हो। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम नहीं लग रहा है तो फ्रिक्शन बाय नॉर्मल रिएक्शन लेना है। तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगी उसकी वैल्यू क्या होगी? आप देख सकते हो ये दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर से एडिशन होगा n स्क्वायर प्लस f स्क्वायर अंडर रूट। ओके, तो रिजल्टेंट फोर्स का जो वेक्टर एडिशन है नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स का, वही रिजल्टेंट फोर्स है। तो देखा जाए तो कॉन्टैक्ट फोर्स के दो बच्चे हैं, एक फ्रिक्शन है एक नॉर्मल रिएक्शन है। तो रियल कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? n स्क्वायर प्लस f स्क्वायर है। और इसका जो एंगल बन रहा है नॉर्मल के साथ उसको हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन डिफाइन करते हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन का डेफिनेशन क्या है? एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स विद द नॉर्मल एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स विद द नॉर्मल इज टर्म्ड एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो ये वैल्यू म्यू के बराबर हो जाएगी अगर फ्रिक्शन मैक्सिमम लग रहा हो म्यू या काइनेटिक लग रहा हो। मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा हो या काइनेटिक लग रहा हो तब ये म्यू के बराबर tan थीटा म्यू के बराबर हो जाएगा। यहाँ एंगल ऑफ रिपोज कुछ अलग चीज़ बताता है, बट दोनों का आंसर सिमिलर दिखता है, दोनों का इंटरप्रिटेशन कंप्लीटली अलग है। तो एंगल ऑफ रिपोज समझने के लिए हम लोग देखते हैं कैसे करते। तो यहाँ पर एंगल ऑफ रिपोज इज डिफाइंड एज, अगर एक इंक्लाइन प्लेन लिया जाए, जैसे मैं इसको हॉरिजॉन्टल रख रहा हूँ, यहाँ पर मैंने पेन रखी हुई है तो पेन मेरी स्लाइड नहीं हो रही है,
अभी हॉरिजॉन्टल है, स्लाइड नहीं हो रही, मैं थोड़ा एंगल दे रहा हूँ, स्लाइड नहीं हुई, अभी भी स्लाइड नहीं हुई, आप देख सकते हो। लेकिन एक समय पे देखो पेन फिसलना चालू हो गया, तो एक एंगल बढ़ाने से कभी ना कभी ये स्लाइड होना चालू हो जाएगा। तो वो फर्स्ट टाइम कब चालू हो जाएगा, उस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो यहाँ पर इस एंगल को θ1 बोल देते हैं, इस एंगल को θ2 बोल देते हैं। ऐसे ही इस एंगल θ पे पहली बार चालू हो गया स्लाइड होना, ऐसा मान लेते हैं। तो θ इज़ द एंगल एट विच इट स्टार्ट स्लाइडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, इट स्टार्ट स्लाइडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो m मास है यहाँ पर, तो यहाँ पर mg sin θ ऐसा लग रहा होगा, ये mg cos θ, ये आपका नॉर्मल रिएक्शन, ये एंगल θ। तो फ्रिक्शन ऐसा लग रहा होगा, फर्स्ट टाइम स्लाइड हो रहा है तो मैक्सिमम फ्रिक्शन अप्लाई हो चुका है, बिकॉज ब्रेक डाउन हो गया, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन क्रॉस किया, मतलब इंटरलॉकिंग ब्रेक हुई है। तो फ्रिक्शन मैक्सिमम ही लगेगा यहाँ पर, वो कितना हो जाएगा म्यू इंटू एन। तो यहाँ पर n की वैल्यू आपको दिख रही है mg cos θ। तो अगर म्यू इंटू एन mg sin θ का बराबर है तो ये स्लाइडिंग बंद हो सकती है या पहली बार चालू हो सकती है, जस्ट रेस्ट से मोशन में आया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आया, ऐसा मान सकते हो। तो mg sin θ अगर फ्रिक्शन के बराबर है, दैट इज़ f के बराबर, दैट इज़ म्यू इंटू एन के बराबर है, तो mg sin θ इक्वल टू म्यू इंटू mg cos θ। तो mg तो गया, तो tan θ की वैल्यू म्यू के बराबर आ रही है। तो यहाँ पर भी θ इक्वल टू tan इनवर्स म्यू लिख सकते हो, θ इक्वल टू tan इनवर्स म्यू लिख सकते हो। तो इसमें भी वही आ रहा था, इसमें भी वही आ रहा था, लेकिन दोनों का मतलब कंप्लीटली अलग है, कंप्लीटली अलग है। ये वो एंगल है जहाँ पर पहली बार स्लाइडिंग चालू हो जाएगी, स्लाइडिंग चालू हो जाएगी ऑन ए इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन पे कोई भी ब्लॉक रखा हुआ है, वो धीरे धीरे आप एंगल बढ़ाते जाओगे तो कभी ना कभी पहली बार स्लाइड होगा। वो फर्स्ट टाइम किस एंगल पे स्लाइड होना चालू हो जाता है, उस एंगल से हम म्यू को निकाल सकते हैं। तो एंगल ऑफ रिपोज इज यूज्ड टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इट इज़ यूज्ड टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट। जो भी दो सर्फेस कॉन्टैक्ट में है उसका म्यू निकालना है। तो मैं इसको धीरे धीरे बढ़ाता जाऊँ, कोई ना कोई एंगल पे स्लाइड होगा, तो उस एंगल को हम लोग म्यू बोल देंगे। tan θ ऑफ दैट एंगल इज नोन एज म्यू। सो इस तरह से हम लोग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक्सपेरिमेंटली घर पे डिटरमाइन कर सकते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर। एंगल ऑफ फ्रिक्शन रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स का नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बन रहा है वो है। एंगल ऑफ रिपोज इज द एंगल एट विच फर्स्ट टाइम स्लाइडिंग चालू हो जाता है, फर्स्ट टाइम स्लाइडिंग चालू हो जाता है। तो इसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर, कैलकुलेट मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग कार सो दैट बॉडी लाइंग ऑन द फ्लोर रिमेन स्टेशनरी। तो भाई कार के अंदर आपके कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे हुए, शायद आपके चप्पल रखे हुए, तो चप्पल पीछे स्लाइड नहीं होने चाहिए। टेक्निकली जब आप आगे जा रहे थे पीछे जाना चाहिए, तो नहीं जा रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, इसके ऊपर आगे। तो इसको कौन चला रहा है, फ्रिक्शन चला रहा है, तो फ्रिक्शन चला रहा है इसको। तो आपका मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा, तो फ्रिक्शन मैक्सिमम एक्सेलरेशन कब ला सकता है, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, म्यू इंटू एन। इसका अगर मास एम है तो बेटा ये म्यू इंटू एन कितना हो जाएगा इसका, एम जी के बराबर, तो म्यू एम जी हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन मैक्सिमम मतलब फ्रिक्शन ही तो इसको चला रहा है, तो एम इंटू ए मस्ट बी इक्वल टू एफ एस मैक्सिमम, दैट इज म्यू एम जी। तो एम कट जाएगा, एक्सेलरेशन मैक्सिमम दैट कैन बी प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या प्रोवाइड कर सकता है ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, म्यू जी, म्यू इंटू जी। इंक्लाइंड होता है तो म्यू जी कॉस थीटा भी हो जाएगा, वो अलग बात है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना प्रोवाइड कर सकता है, म्यू हो जाएगा, म्यू इंटू जी, म्यू इंटू जी। इससे ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा तो ये दोनों को साथ में रख नहीं पाएगा और चप्पल पीछे खिसक जाएंगे, है ना, चप्पल पीछे खिसक जाएंगे या स्लाइड हो जाएंगे पीछे की तरफ, बिकॉज बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन हो रहा है और फ्रिक्शन म्यू जी प्रोवाइड करेगा साथ में रखने के लिए। तो साथ में रख नहीं पाएगा तो पीछे फिसल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर म्यू इंटू जी कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। तो म्यू कितना है आपको दिया हुआ है 0.15 और जी कितना 10 लेने को बोल रहा है, तो ये हो जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये नीट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है PYQ में और बहुत इजी क्वेश्चन है। 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक स्टैंडर्ड वैल्यू आपकी आ जाएगी 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन नीट 2019 से लिया हुआ है। ये बॉडी ऑफ मास एम इज केप्ट ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी बट इट डज नॉट मूव, ये मूव नहीं करता, हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई करने से भी मूव नहीं कर रहा है। द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज गिवन बाई, तो देखो ये मूव नहीं कर रहा है, बहुत ईजी लॉजिक है, एन इधर है तो एन की वैल्यू एम जी के बराबर, और ये फ्रिक्शन है वो आपका म्यू एम जी हो जाएगा, ओके, म्यू एम जी हो जाएगा मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, ओके। तो एफ इज अप्लाइड यहाँ पर, तो यहाँ पर रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स पूछा है, रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन एंड द फ्रिक्शन फोर्स, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये हमने अभी पढ़ा था आर इक्वल टू एफ स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर है, ओके। तो आप देख सकते हो एफ की वैल्यू म्यू एम जी तो मैक्सिमम हो सकती है, एफ की वैल्यू मैक्सिमम, तो आर मैक्सिमम जो होगा वो हो जाएगा म्यू स्क्वेयर एम जी का होल स्क्वेयर प्लस एम जी का होल स्क्वेयर अंडर रूट, तो यहाँ से एम जी का होल स्क्वायर बाहर निकाल दो तो एम जी इंटू म्यू स्क्वेयर प्लस 1 अंडर रूट, तो ये तो आर मैक्सिमम है, तो बाकी वैल्यूज एफ की वैल्यू इससे कम ही होगी, म्यू एम जी से कम होगी, तो इससे कम आएगा, तो आर मस्ट बी लेस देन इक्वल टू एम जी इंटू रूट ऑफ म्यू स्क्वेयर प्लस 1, तो आर की वैल्यू इससे कम या मैक्सिमम ये हो सकती है, मैक्सिमम ये हो सकती है, जो ऑप्शन नंबर 4 से लग रहा है, ऑप्शन 3 से दिख रहा है ना, एम जी इज प्लस रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वेयर, ऑप्शन 3 से मैच हो रहा है, तो ये मेरा रिजल्टेंट फोर्स है, इसने एफ लिखा है, मैंने आर लिखा है, रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स, रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स, तो ऑप्शन 3 से मैच हो रहा है आपका आंसर, ये करेक्ट आंसर है इसका, ओके। सो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये ब्लॉक ए इज केप्ट ऑन इंक्लाइन सरफेस जस्ट बिगिंस टू स्लाइड एट एंगल ऑफ 30 डिग्रीज, तो हमने बढ़ा कि पहली बार जब स्लाइड होता है उसको tan थीटा ले सकते हैं। द ब्लॉक इज रिप्लेस बाय अनदर ब्लॉक बी एंड इज फाउंड टू जस्ट बिगिन द स्लाइड एट ए इंक्लिनेशन ऑफ 40 डिग्रीज, तो इनमें मास का क्या लेन देना, tan थीटा 1 पे जो है वो म्यू 1 है आपका, है ना, वो 30 डिग्रीज पे, और tan थीटा 2 जो है वो म्यू 2 है, तो इसमें मास से क्या लेन देना, ब्लॉक जो है दो पॉइंट्स का कांटेक्ट जो है वो नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड नहीं करता, मास कितना ज़्यादा हो या कम हो इस नेचर पे डिपेंड नहीं करता, तो ये कुछ भी पॉसिबिलिटी है कि मास ए बड़ा हो या बी बड़ा हो, हमको नहीं पता, ए भी बड़ा हो सकता है, बी भी बड़ा हो सकता है, इक्वल भी हो सकते हैं, बिकॉज दोनों का नेचर अलग है। अनदर बॉडी बोला है, अनदर बॉडी बोला है, अनदर ब्लॉक बी ऑफ सेम मटेरियल बोला होता तो अलग बातें कंपेयर कर सकते थे, बट मटेरियल अलग है, तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, एंगल अलग अलग आ रहा है, तो इनका मास के बारे में कुछ भी हम कमेंट नहीं कर सकते, तो ऑल ऑफ देम आर पॉसिबल, ऑल ऑफ देम आर पॉसिबल, कुछ भी मास हो सकता है, तो ये कॉन्सेप्ट बिल्डर क्वेश्चन है। तो tan थीटा फ्रिक्शन कोफिशिएंट, सॉरी एंगल ऑफ रिपोज जो है दोनों का अलग अलग है, बट ये दोनों ब्लॉक्स भी अलग है, तो नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट दोनों का डिफरेंट है, किसी का म्यू 1 है, किसी का म्यू 2 है, म्यू 1 म्यू 2 सेम नहीं है, और दोनों ब्लॉक्स अलग मटेरियल से बने हुए हैं, अलग मटेरियल से बने हुए हैं, तो मास का कोई रोल ही नहीं है इस एंगल ऑफ रिपोज लाने में, मास का कोई रोल ही नहीं है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट पुशिंग ए बॉडी ऑफ, कितना फोर्स चाहिए ऊपर रफ इंक्लाइन एज इज F1 while the minimum force needed to prevent it from sliding down is F2। ये AI में आया हुआ क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ओके। तो इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन है, तो इसको मैं इंक्लाइन प्लेन का एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसके बाद लेते हैं इंक्लाइन प्लेन, हम लोग अच्छे से और टॉपिक में डील करेंगे, पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं, इंक्लाइन प्लेन छोड़ते हैं अभी के लिए। एक और बेसिक क्वेश्चन, यहाँ पर दो ब्लॉक्स को दीवार पे आपने ऐसे पकड़ के रखा है, दीवार पे फोर्स लगाई और ये दो ब्लॉक्स को मैंने ऐसे होल्ड करके रखा है ना, तो यहाँ पर व्हाट इज़ द फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल ऑन द ब्लॉक बी, तो ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो इंडिविजुअल फ्री बॉडी डायग्राम भी बना सकते हो, बट मैं इसको अगर सिस्टम मान लूँ, इसको अगर सिस्टम मान लूँ तो नॉर्मल रिएक्शन एक दूसरे पे कैंसिल कर देंगी, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, तो आपने यहाँ पर जो भी फोर्स लगाई है उसके कारण कुछ फ्रिक्शन आया होगा ऊपर की तरफ, तभी ये ब्लॉक्स का टोटल वेट जो है वो कितना है, 120 न्यूटन है, 100 + 20 है, 100 + 20, वो 120 न्यूटन को आप प्रिवेंट कर पा रहे हो, 120 न्यूटन को आप प्रिवेंट कर पा रहे हो, बिकॉज यहाँ पर 120 न्यूटन को आप पूरा रोक पा रहे हो। इस सोचने का तरीका क्या है, इस दोनों ब्लॉक्स को एक सिस्टम मान लो,
मानने से आपका फोर्स जो लग रहा है कितना भी हो, अगर रुका हुआ है मतलब इट माइट बी एटलीस्ट सफिशिएंट, या सफिशिएंट से ज़्यादा भी हो, तो फ्रिक्शन तो कितना लगेगा जितना रिक्वायर्ड है नीचे अलग होने से रोकने से। तो अलग होने के मतलब दीवार से अलग होने से, दीवार से कांटेक्ट छूटने से रोकना चाहेगा। इस दीवार से कांटेक्ट छूटने से फ्रिक्शन ये नहीं चाहता किसी को रोक ले, बट फ्रिक्शन चाहता है कि दोनों साथ में रहे। तो दीवार के साथ में रहे, साथ में से नीचे जाना चाहता था, तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। और कितना लगेगा? 120 के बराबर। तो फ्रिक्शन का 120 न्यूटन आंसर, परफेक्ट आंसर होगा इसका। इसका दूसरा तरीका इंडिविजुअल फ्री बॉडी डायग्राम बना के भी। अब दोनों ब्लॉक से नहीं स्लाइड हो रहे, तो पहले ब्लॉक पे आते हैं, ब्लॉक ए पे आते हैं। ये इजी मेथड है। अब मेथड 2 देख रहे हैं। ब्लॉक ए पे आए हम लोग, फोर्स यहाँ लगा होगा, इसका mg 20 न्यूटन नीचे लग रहा है, तो इस पे फ्रिक्शन डेफिनेटली 20 न्यूटन अपर लग रहा है। लेकिन ये फ्रिक्शन लाएगा कौन? इन दोनों का नॉर्मल रिएक्शन। तो ये फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है, तो इतना ही फ्रिक्शन ब्लॉक बी पे नीचे लगेगा। इसको F1 मान लेते हैं। वही F1 इस पे 20 न्यूटन नीचे लगेगा, बिकॉज ये फ्रिक्शन एक दूसरे पे ऑपोजिट लगते हैं। जैसे देखा था, एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा, तो एक ब्लॉक पे आगे लग रहा था, दूसरे ब्लॉक पे पीछे लगेगा। तो ऐसे ही एक दूसरे पे ऑपोजिट में लगेगा। ये फ्रिक्शन इंटरनल फोर्स हो जाएगी यहाँ पर, इन दोनों की कंबाइंड प्रॉपर्टी मानते तो इस ब्लॉक का खुद का वेट कितना है? 100 न्यूटन है ब्लॉक बी का। तो फ्रिक्शन यहाँ पर F2 जो लग रहा है, ऊपर लग रहा है, वो 120 न्यूटन लगेगा। ये 120 न्यूटन लगेगा। तो इस तरह से फ्री बॉडी डायग्राम इंडिविजुअल भी बना के आप सोच सकते हो। पहला तरीका इजी है, बिकॉज दोनों को एक सिस्टम मान लिया, तो दोनों को रोक रहे हो, तो टोटल वेट को रोक रहे हो। टोटल वेट को रोकने के लिए फ्रिक्शन कितना चाहिए? 120 न्यूटन चाहिए। तो ऑप्शन 120 न्यूटन, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो फोर्सेस दी हुई है, इंक्लाइंड फोर्सेस से, एक में 20 न्यूटन, एक में 20 न्यूटन, अलग अलग डायग्राम दिया है। केस बी में और केस ए में एक्सेलरेशन का डिफरेंस ऑफ एक्सेलरेशन इन बी टू ए। तो पहले बी को सॉल्व करते, हमको ए बी माइनस ए पूछा गया, एक्सेलरेशन बी माइनस एक्सेलरेशन ए पूछा गया है। ये पहली बात। तो मास दिया है 5 किलो ब्लॉक का है। ओके, तो देखो फोर्स का बी पे रिजोल्यूशन हो जाएगा F20 cos 30। हमने बोला था फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन पढ़ते वक्त रिजोल्व करते थे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर आता है तो फ्रिक्शन घटेगा। ये मैंने पहले एक वीडियो लेक्चर में बताया था आपको। ये 20 sin 30। ओके, तो यहाँ फ्रिक्शन जो लगेगा वो म्यू इंटू एन लग रहा है। तो एन कितना है आपके लिए? एन ऊपर की तरफ है और mg नीचे की तरफ है। 5 kg का ब्लॉक है, तो ये 50 न्यूटन हो जाएगा। तो n की वैल्यू कैसे लिखोगे? 50 माइनस 20 sin 30, दैट इज 40। तो 20 sin 30 अलॉन्ग द नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है, इसलिए इफेक्टिवली नॉर्मल रिएक्शन घट रहा है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन 40 न्यूटन आ जाएगा। तो यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी म्यू कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? 0.2 दिया हुआ है। म्यू कितना दिया है? 0.2। म्यू कितना दिया हुआ है आप देख सकते हो, 0.2 इंटू 40, दैट इज 4 इंटू 2 8 न्यूटन। और अप्लाइड फोर्स F cos 30, अप्लाइड फोर्स अब क्या है? F cos 30 आपके लिए जो चला रहा है, इस तरफ एक्सेलरेशन आएगा आपका। तो F cos 30, F की वैल्यू 20 दी है, तो 20 cos 30, 20 इंटू cos 30 मतलब √3/2 आपका अप्लाइड फोर्स है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 10√3 आ रहा है, 10√3 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी जो हो जाएगा, आप देख सकते हो, ये ड्राइविंग फोर्स है, ये अपोजिंग फोर्स है फ्रिक्शन, डिवाइड बाय मास। ड्राइविंग फोर्स कितना है? 10√3 है, अपोजिंग फोर्स है 8, अपोजिंग फोर्स है फ्रिक्शन की 8 बाय मास कितना है आपका? 5। ओके, देन ऐसे ही मैं ये ब्लॉक बी के लिए किया मैंने, ऐसे ब्लॉक ए के लिए अगर करूं तो इसका रिजोल्यूशन में फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है, तो कॉस कंपोनेंट तो सेम रहेगा, साइन कंपोनेंट डाउनवर्ड आएगा, साइन कंपोनेंट डाउनवर्ड आएगा। तो F cos 30 यहाँ आएगा, F sin 30 नीचे आएगा, जिसकी वैल्यू सबको पता है, ये 10√3 है और ये 10 है। और आपका mg 50 न्यूटन नीचे आएगा और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर आएगा। तो इसमें नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया, 50 + 10 60 हो गया। तो इसमें नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया? 50 + 10 60 हो जाएगा। अगर फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया तो फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगा। तो फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू इंटू एन, दैट इज
60 इंटू 0.2 दैट इज़ 12 न्यूटन। ओके, तो ये आपको आ गया। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए जो आएगा वो आएगा नेट फोर्स, ये चला रहा है, ये सेपरेट कर रहा है, अपोज कर रहा है, डिवाइड बाय मास। तो 10√3 माइनस 12/5 आपको पूछा गया इन दोनों का डिफरेंस। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, 1 माइनस 2 आप एक्सेलरेशन ए माइनस एक्सेलरेशन बी लिख सकते हो। तो आप देख सकते हो, सर बी माइनस ए, हमको बी माइनस ए पूछा है तो बी माइनस ए करते हैं। तो आप देख सकते हो 10√3/5 और माइनस 10√3/5 कट जाएगा, -8/5 यहाँ बचा हुआ है, प्लस ये 12/5 आ जाएगा, मतलब 4/5 आपको आ जाएगा, दैट इज़ 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। मेरे को आंसर आ रहा है 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो ध्यान से देखो, ऑप्शन नंबर 3 से मैच हो रहा है, 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर ऑप्शन नंबर 3 से मैच हो रहा है। तो अगले टॉपिक में हम लोग फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन और 2 ब्लॉक सिस्टम, फ्रिक्शन एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो अगले लेक्चर में हम इसको और कंक्लूड करेंगे। इंक्लाइन प्लेन पे फ्रिक्शन कैसे ऐड करता है, कब ऊपर लगेगा फ्रिक्शन, कब नीचे लगेगा, क्या इसकी रेंज होगी इसको साथ में रखने के लिए, और 2 ब्लॉक सिस्टम, एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, कौन किसको चला रहा है, कब तक साथ में रहेंगे, कब अलग हो जाएंगे। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को एक अच्छे लेक्चर में, अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।